तो आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा में आ सकती है, जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होता है उसमें कुल कितने अंक का परीक्षा होता है? 80 अंक का परीक्षा होता है। जैसे कि अगर जो सामाजिक विज्ञान है उसका 20 नंबर का क्या हुआ होगा? प्रैक्टिकल हुआ होगा, 20 नंबर प्रैक्टिकल से मिलेगा। और जो सामाजिक विज्ञान होगा उसका कुल अंक जो है सो कितना अंक का परीक्षा होता है? 80 अंक का। ठीक है, 80 मार्क्स का परीक्षा होगा, जिसमें सामाजिक विज्ञान में कितना सब्जेक्ट पढ़ना होता है? 4 होता है। सबसे पहले एक तो होगा इतिहास, दूसरा क्या होगा? राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र भी वो कह सकते हैं, और तीसरा होगा अर्थशास्त्र, और चौथा होगा, और जो चौथा होता है वह क्या होता है? भूगोल होता है। और भूगोल का भी एक खंड होता है क्या? भूगोल में ही, भूगोल के अंतर्गत ही आता है आपदा प्रबंधन। ठीक है, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन। ठीक है। अब जो ये जो 80 अंक होता है परीक्षा, उसमें से कितना ऑब्जेक्टिव हो जाता है? 40 नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, प्लस 40 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए पूरा 80 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का सही जवाब देना होगा, है ना। तो उसमें से बनाना 40 ही है, दिया जाएगा कितना? 80, लेकिन बनाना कितना रहेगा? 40। ठीक है, तो 40 प्रश्न तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। बच गया कितना? 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स का जो है ये सब्जेक्टिव, ये सब विषय से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास से। तो इतिहास से कितना नंबर का सवाल आएगा? अर्थशास्त्र से कितना आएगा? भूगोल से कितना आएगा? और आपदा प्रबंधन से कितना आएगा? तो इतिहास से जो है 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव में इतिहास से कितना नंबर का पूछा जाएगा? 10 नंबर का। राजनीतिक शास्त्र में 8 नंबर का पूछा जाएगा, और अर्थशास्त्र में भी 8 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद भूगोल से भी 10 अंक का पूछा जाएगा। कितना हो गया टोटल? और आपदा प्रबंधन से 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से 40 अंक हो गया। ये 10 और 10 20, और ये 8 और 8 16, और 4 20, और 20 और 20 40 हो गया। तो इस तरह से 40 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। अब कैसे पूछा जाएगा वो देखना है। ये जो पूछा जाएगा, जो ये जो 10 मार्क्स होगा, इसमें 6 जो है सो 6 क्वेश्चन दिया जाएगा, 6 को प्रश्न दिया जाएगा अति लघुतरीय। ठीक है, अति लघुतरीय प्रश्न जो होगा 6 अंक का होगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन देगा, जिसमें से बनाना होगा 2 गो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन को लिखना होगा। 6 गो क्वेश्चन देगा, जिसमें लिखना का क्वेश्चन होगा 3 गो। एक क्वेश्चन कितना नंबर का होगा? 2 नंबर के। तब कितना नंबर हो गया? 6 नंबर। ठीक है, प्लस में फिर 2 क्वेश्चन देगा, जिसमें से एक लिखना होगा। ठीक है, कितना नंबर का होगा? 4 नंबर का। तो इस तरह से 10 नंबर हो गया ना। 6 नंबर का देगा अति लघुतरीय प्रश्न, 2 अंक का प्रश्न, जिसमें 6 गो क्वेश्चन देगा, 3 गो लिखना होगा। 3 गो को जब हम लिखेंगे तो 3 दूनी 6 नंबर मिलेगा। और एक प्रश्न दीर्घोत्तरीय लिखना होगा, जिसमें 4 अंक निर्धारित रहता है और 4 अंक दिया जाता है। तो कितना हो जाएगा? 10 नंबर। सेम पैटर्न इसमें क्या होगा कि इसमें जब 8 है तो 2 ही लिखना होगा। 4 गो क्वेश्चन देगा लघुतरीय, अति लघुतरीय या लघुतरीय कहले, लघुतरीय देगा, और लघुतरीय में 2 गो लिखना होगा। तो 2 गुने 2 कितना हो गया? 4, और प्लस फिर एगो जो है सो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा दीर्घोत्तरीय। 4 4 कितना हो गया? ये 8 अंक। सेम पैटर्न अर्थशास्त्र के लिए भी होगा।
अर्थशास्त्र में भी 4 गो क्वेश्चन देगा, जिसमें से 2 गो क्वेश्चन लिखना होगा 2-2 नंबर के, तो 2 दूना 4 नंबर, और 1 गो दीर्घोत्तरीय लिखना होगा। सब में दीर्घोत्तरीय एक ही को लिखना होगा। और इसमें भी जो इतिहास वाला पैटर्न था, 3 गो दीर्घोत्तरीय 3 गो लघुत्तरीय लिखना होगा 6 नंबर के, और 1 गो जो है सो क्या लिखना होगा, 1 गो दीर्घोत्तरीय लिखना होगा 10 नंबर। और ये जो 4 नंबर है आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन जो है उसमें से 2 गो क्वेश्चन लिखना होगा 2 नंबर पे, 2 दूनी 4 अंक मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन पैटर्न है इसका, इसी आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पैटर्न को। ठीक है, तो हम लोग इतिहास में जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है 2 अंक के लिए, जो 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से 3 क्वेश्चन लिखना होगा, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे इस क्लास में। जो हम क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन जो है सो छूट भी गया है, तो समय के अभाव में हो सकता है कि हम कुछ कम क्वेश्चन को इसमें से डिस्कस कर पाए। तो ये सारा क्वेश्चन नोट कर देना है और घर पर जाकर के याद कर लेना है टोटल को। तो अभी हम शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को देखते हैं। तो अभी जो हम लोग प्रश्न देख रहे हैं ये सब लघुत्तरीय प्रश्न है, और ये सारा प्रश्न कितना अंक के लिए पूछा जाता है, ज्यादातर ये सारा जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 2 अंक के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, ये जितना प्रश्न लिखा गया है ज्यादातर 2 अंकों के लिए पूछा जाता है, और इसको जो है सो ज्यादा से ज्यादा 40 शब्दों में उत्तर देना है ना, 20 से 40 शब्दों में उत्तर देना रहता है। 20 से 40 शब्द में उत्तर देना है, या 30, इसको 30 से 40 शब्द में उत्तर देना रहेगा, 2 अंक मिलेगा। इस तरह का 6 गो प्रश्न पूछेगा, जिसमें से कितना प्रश्न का जवाब देना होगा, 3 प्रश्न का जवाब देना होगा। तो ये सारा देखेंगे अभी हम लोग एक एक करके। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो इतिहास के प्रश्नों को देखने से पहले थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि इतिहास क्या होता है। क्या नाम है? अजीत, अजीत की द्वारा इतिहास क्या होता है, इतिहास क्या होता है जानते हैं। ठीक है, हंस क्यों रहा है? तो हंस तो रहा है, तुम्हारा सारा इतिहास जानते हैं हम, है ना। ऐसा शब्द हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा मतलब सुनते हैं, घबराओ नहीं, इतिहास कुछ नहीं जानते हैं हम। मतलब इतिहास पढ़ाने जा रहे हैं इसलिए बोले हैं कि सारा इतिहास जानते हैं। इतिहास का मतलब क्या है कि जो पीछे उसके द्वारा किया गया कार्य है वो क्या है, उसका इतिहास है ना। तो ऐसा शब्द हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा मतलब सुनते हैं कि हमको इतिहास सिखाएगा, तुम्हारा सब इतिहास जानते हैं हम, पता है ना, इस तरह का है। या ज्यादा हमको इतिहास नहीं पढ़ाओ, है ना। हाँ, कि हम बहुत इतिहास जानते हैं, इस तरह का शब्द बहुत सारा अपने मतलब बोलचाल की भाषा में देखने को सुनने को मिलता होगा। तो इतिहास क्या है कि जैसे जो अजीत के द्वारा किया गया पास्ट में काम है वो सब क्या है, अजीत के इतिहास है। वैसे ही जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया कार्य है, जो अशोक मौर्य के द्वारा किया गया कार्य है, या जो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया कार्य है पास्ट में, वह किसका इतिहास है, वह उसका इतिहास है, नेपोलियन बोनापार्ट का इतिहास है। महात्मा गांधी के द्वारा जो किया गया कार्य है वह महात्मा गांधी का इतिहास है। तो इतिहास जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, पता ही है क्या, इतिहास। तो इति प्लस हास, दिखाई दे रहा है। इति का मतलब होता है बीता हुआ, ठीक है, सही है, बीता हुआ। और इतिहास का मतलब है क्या, घटित हुई कहानियां, है ना। तो बीता हुआ जो घटित हुई कहानियां, ठीक है। तो इतिहास का मतलब क्या है, इतिहास मतलब बीता हुआ कहानियां, यानी कि जो भी बीता हुआ चीज है, आज से जो पहले बीता, जो समाप्त हो चुका है, उसको हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, बीता हुआ कहानियां। तो अगर हम पूछे कि आज से 10 साल पहले यहाँ पर क्या था या क्या हुआ था, तो तुम आसानी से बता सकते हो, है कि नहीं। कोई बता देगा, कहेगा कि इसके लिए क्या है सर, इधर हम ही बता देंगे, है कि नहीं, 10 साल पहले क्या हुआ था यहाँ पर।
लेकिन वहीं अगर हम पूछे कि आज से 100 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था, तो हो सकता है कि कहो कि इसमें क्या है, हो सकता है कि अगर हम नहीं बता पाएंगे तो मेरे दादाजी बता देंगे, मेरे पापा बता देंगे या मेरे दादाजी बता देंगे कि आज से 100 साल पहले यहाँ पर क्या था या क्या हुआ था। लेकिन अगर पूछा जाए कि आज से 3000 साल पहले यहाँ पर क्या था क्या हुआ था, आज से 5000 साल पहले यहाँ पर क्या था क्या हुआ था, तो इसकी जानकारी के लिए हम जिसका सहारा लेते हैं वह क्या है, इतिहास है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहास से क्या चीज का जानकारी प्राप्त होता है, अतीत का जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, तो हिस्ट्री, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री शब्द का जो उत्पत्ति है वह वह ग्रीक शब्द, ठीक है, यूनान का है, यूनानी या ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से हुआ था। ठीक है, जिसका अर्थ होता है अतीत, है ना, अतीत का जानकारी, अतीत का विज्ञान। तो हिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द या यूनानी शब्द किससे हुआ था, हिस्ट्रिया से हुआ था, जिसका मतलब कि अर्थ होता है अतीत। ठीक है, अतीत का ज्ञान। तो सबसे पहले आखिर अब एक सवाल ये उठता है कि सबसे पहले कौन व्यक्ति था जिसने इतिहास को लिखने का कार्य प्रारंभ किया। जैसे कोई रहा होगा ना जो सोचा होगा कि इन सारे घटनाओं को लिख के रखा जाना चाहिए, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी हो ये जान सके कि हाँ आज से मतलब इतना दिन पहले क्या हुआ था। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, पता है किसी को? हिस्ट्री से ही उसका नाम है, हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस, इसने हेरोडोटस, ठीक है, तो इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इतिहास का जनक। इतिहास का जनक मतलब कि जन्मदाता क्या है, यही है, मतलब शुरुआत जो किया था सबसे पहले इतिहास को लिखने का, तो किसके द्वारा किया गया था, हेरोडोटस के द्वारा। लेकिन उसने दूसरे का तो इतिहास लिखा, उसने राजाओं का तो इतिहास लिखा, उस समय से उस समय जो घटित हुई घटनाएं थी उन सारे घटनाओं का संकलन तो इसने इतिहास में किया, लेकिन खुद के जीवन के बारे में इसने कुछ नहीं लिखा। मतलब कि हम हेरोडोटस के जीवन के बारे में बहुत कम जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये हेरोडोटस इतिहासकार के साथ साथ भूगोलवेत्ता भी थे। ठीक है, ये एक इतिहासकार थे और प्लस में भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, वेत्ता थे। ठीक है, तो यह तो हो गया इतिहास। अच्छा, एक बात और यहाँ पर है कि इतिहास पढ़ने की क्या आवश्यकता है, इतिहास का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? ऐसे तो सबसे बकवास ऐसे लगता होगा कि सबसे बकवास और बोरिंग सब्जेक्ट क्या है, इतिहास ही है। हमें महात्मा गांधी से क्या लेना देना है, आज से इतना दिन पहले वो अंग्रेजों के गुलाम था, उससे हमको क्या लेना देना है। लेकिन इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास अगर क्या है? क्योंकि बीता बात जानना चाहिए ना, क्यों? किसी इतिहासकार का कहना है कि इतिहास केवल वर्तमान चीज, केवल अतीत के चीजों को जान लेना ही इतिहास नहीं है, बल्कि अतीत को जानकर वर्तमान को सुधारना तथा भविष्य को संवारना इतिहास है। इतिहास पढ़ने से ये फायदा है कि जो इतिहास में घटी हुई घटनाएं हैं, जो पहले ऑलरेडी घट चुकी है, उसको हम दोबारा उससे हम सीख ले और भविष्य में वैसा गलती नहीं करें। जैसे अब अमेरिका के द्वारा परमाणु हमला किया गया था जापान के हिरोशिमा शहर पर और नागासाकी पर, पता ही होगा कितना विध्वंस हुआ, कोई कितने सारे लोग मारे गए, मतलब हजारों, मतलब कि सालों तक उसकी जो मतलब पीढ़ियां थी, है ना, या वहां पर जो कई सालों तक जो वहां के होने वाले जो आने वाली पीढ़ियां थी, जो संतति का उत्पत्ति होता था, वहां के जो बच्चे होते थे वो विकलांग होते थे, लंगड़े लूजे होते थे, है ना। तो बहुत ज्यादा विध्वंस हुआ मानव जीवन का।
तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है या सीख मिलती है कि हम दोबारा से वैसा परमाणु युद्ध न करें, है ना। तो इतिहास केवल अतीत को जानना ही नहीं है, बल्कि अतीत अतीत से सीख करके वर्तमान को सुधारना और भविष्य को संवारना भी है। ठीक है, तो इस तरह से। और इतिहास जो है सो सभी सब्जेक्ट में है ना। जैसे अगर विज्ञान की बात करें या हर जगह बात करें, तो अगर हम उसके पास्ट के चीजों को सीख रहे हैं तो वो क्या है, इतिहास ही है। जैसे अगर न्यूटन ने ग्रेविटी का थ्योरी दिया, तो उस थ्योरी के आधार पर अन्य थ्योरी का इजाद किया जाता है ना, और दूसरा थ्योरी बनाया जाता है। जैसे मनुष्य ने कई वर्षों पहले क्या किया, पत्थर से पत्थर टकरा करके आग जलाया। लेकिन हम अपने अतीत से नहीं सीखेंगे, मतलब कि जो पहले है अतीत से नहीं सीखेंगे, तो हम क्या करेंगे, फिर से हम अभी पत्थर के पत्थर ही रगड़ करके चिंगारी उत्पन्न कर रहे होते। इतना विकसित समाज होता नहीं होता। यानी कि हमारा जो इतिहास है, जो पहले लोगों ने मतलब कि खोज किया या जो है सीखा, उसको हम लोग सीखते हैं और फिर उसके आगे बढ़ा करके ले जाते हैं। इसीलिए इतिहास को जानना जरूरी है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखे हैं इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसको देखेंगे। समय का अभाव है इसलिए कुछ हो सकता है कि किसी प्रश्नों को देखे, लेकिन और कुछ और भी प्रश्न इसमें ऐड करने बाकी है, तो नेक्स्ट वीडियोज में ऐड कर देंगे या इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। शायद ये पहले भी बता चुके हैं। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, क्या बाधाएं थी जर्मनी के एकीकरण की, क्या था। हाँ, तो सबसे पहला यही है कि लगभग 300 छोटे बड़े राज्य, यानी कि जो ये जर्मनी था वह 300 छोटा बड़ा राज्य में क्या है, बटा हुआ था। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि वो अगर 2 टुकड़ा है, 3 टुकड़ा है, उसको जोड़ना क्या है, आसान है। अगर 2 टुकड़ा है, दोनों जगह के लोगों से बात किए, वहां के राजा से बात किए, यहाँ के राजा से बात किए, हो गया मैच। लेकिन बहुत ज्यादा खंड और टुकड़ा है ना, पहला यही रीजन था कि 300 से अधिक छोटा बड़ा राज्य था, है ना। 300 से अधिक छोटा बड़ा राज्य था। तो अगर 300 लोग 300 भाग में टूटा हुआ है, या 300 लोग को जोड़ना है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा ना। अगर 2 आदमी 5 आदमी को जोड़ना है, 2 आदमी को जोड़ना है मतलब कम मुश्किल है जोड़ना। 5 आदमी को जोड़ना है, थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होगा। 10 आदमी को अगर जोड़ना है, थोड़ा सा और ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन 300 को जोड़ना है तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। यानी कि बहुत छोटे बड़े राज्य थे, तो 300 से अधिक छोटे बड़े राज्य थे, जिसको एकीकृत कर पाना जरा मुश्किल था। तो ये एक बाधाएं थी, वो बहुत सारे छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। उसके बाद क्या है कि ये जो राज्य थे, इनमें जो व्याप्त राजनीति था, राजनीति जो इसकी सामाजिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी, और जो धार्मिक स्थिति थी, वो क्या है, अलग अलग थी। मतलब राजनीतिक उनमें व्याप्त धार्मिक सामाजिक राजनीतिक विषमताएं, मतलब वहां पर अलग अलग है। जैसे अगर लोग एक ही अगर अलग अलग जगहों पर अगर अलग अलग धर्म है, अलग अलग तरह के लोग हैं, तो उनको जोड़ पाना क्या है, मुश्किल है। अगर उसकी सामाजिक स्थिति अलग है, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई अमीरों का वर्ग है, वहां पर सब लोग धनी संपन्न है, और एक जो है सो गरीब बस्ती है, वहां के लोगों का जो सामाजिक स्थिति है बहुत खराब है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, और दोनों को एक साथ मिलाया जाए तो जल्दी मिलाना संभव नहीं है। वैसे ही धार्मिक विषमताएं मतलब कि एक जगह के लोग अलग धर्म को मानते हैं, अलग रीति रिवाजों को मानते हैं, और वहां पर फिर जो है सो दूसरे जगह के जो लोग हैं, वो उनका जो है कल्चर सांस्कृतिक जीवन है वो अलग है, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग है, उनके रीति रिवाज अलग है। तो और इन दोनों को एक करना है, तो ये भी क्या है, मुश्किल है। तो ये भी एक बाधा थी कि वहां पर जो व्याप्त राजनीतिक था, सामाजिक जीवन था, मतलब धार्मिकता था, वो सब क्या था, विषम था, मतलब अलग अलग था। नेक्स्ट क्या था और बताना है। दूसरा है कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। वहां के लोगों में अगर सब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना रहता तो आसान होता एकीकृत करना, लेकिन लोग को अपने देश के प्रति राष्ट्रवादी भावनाएं नहीं थी। और क्या है, ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप। ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर था मेटरनिक, वह क्या था, घोर प्रतिक्रियावादी था। वह नहीं चाहता था कि जो जर्मनी है वह एकीकृत हो। इसीलिए जब जब जो है सो एकीकरण का प्रयास किया जाता था, जाके बीच में
टांग अड़ा देता था। जैसे ही देखा कि अब एकीकृत हो जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं होता था, कहता कि वो ये टॉपिक एकीकृत हो जाएगा, बीच में जाके टांग अड़ाना जरूरी है। जाके क्या करता था, बीच में वो हस्तक्षेप कर देता था। वह नहीं चाहता था कि जो जर्मनी है वह एकीकृत हो, वह घोर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, आगे। अब और कौन सा क्वेश्चन है, तो ये हो गया, इस तरह से लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? कोई व्यक्ति बताएगा राष्ट्रवाद क्या है? बताए थे कि राष्ट्रवाद क्या है कि राष्ट्रवाद किसी सामाजिक, भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त प्रेम की भावना है, एक एकता की भावना है ना, जो जो कि वहां के लोगों में व्याप्त होता है। जैसे बताए ही थे, जैसे हम मान लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, ठीक है, तो जो लोग इंडिया के होंगे तो वो क्या सोचेंगे, इंडिया जीत जाए। जो पाकिस्तान के लोग होंगे वो क्या सोचेंगे, पाकिस्तान जीत जाए। अगर इन दोनों के मैच जीतने से वहां के जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, जैसे कि अगर इंडिया हारे या जीते, वहां के आम नागरिक को, वहां के जो आम जनता है उसको उतना कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि अगर इंडिया जीते तो खुश हो जाता है, और जैसे ही इंडिया हार जाए लोग दुखी हो जाता है। तो ये क्या है, उसके अंदर जो व्याप्त है वो देश प्रेम की भावना जो व्याप्त है, यही क्या है, राष्ट्रवाद है। यानी अपने देश से किसी भी, जिस भी हम परिस्थिति में रह सकते हैं, किसी भी जो एक विशेष खास सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक परिवेश में रह रहे हैं, और उसमें जो व्याप्त भावना होता है, जो उसमें व्याप्त एकता और प्रेम का भावना होता है, वही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रवादी है तो वह क्या करेगा, अपने देश से बहुत प्रेम करेगा, है ना। सबसे पहले उसके लिए क्या होगा, देश होगा, है ना। जैसे भगत सिंह की मम्मी ने उनसे कहा कि बेटा तुम शादी कर लो, ठीक है, कि अगर पत्नी आएगी तो तुमको खाना बना के खिलाएगी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक चिट्ठी लिखी, और वो क्या है कि उन्होंने घर छोड़ करके चल गया, और उन्होंने लिखा कि मेरा देश ही मेरी दुल्हन होगी, है ना। मतलब कि उन्होंने क्या किया कि अपने देश को सर्वोपरि रखा। तो ये जो अपने देश से, या जो जिस भी सामाजिक, भौगोलिक स्थिति में व्यक्ति रह रहा है, उसमें जो एकता और प्रेम का भावना होता है, एक साथ जो रहने का भावना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है, मेटरनिक युग क्या है? पता है मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। तो जो मेटरनिक था 1815 ईस्वी में, ठीक है, क्या किया, ऑस्ट्रिया का चांसलर बना, और कब तक रहा, 1848 ईस्वी तक। तो ये जो 1815 ईस्वी से लेकर के जो 1848 ईस्वी तक ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। वहां के वर्तमान राजनीति में महत्वपूर्ण, इतना से लेकर इतना के बीच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ये एकदम घोर प्रतिक्रियावादी था, नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो। जब भी जर्मनी का एकीकरण होता था, जाके बीच में हस्तक्षेप कर देता था। तो इसीलिए इस युग को, यानी इस समय अवधि को, 1815 से लेकर 1848 ईस्वी के बीच के समय अवधि को हम क्या कहते हैं, मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। आगे देखना है, अगला क्वेश्चन है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी? तो ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी, ये भी शायद बताए थे एक दिन। याद रखना है, इतिहास जो है, अगर हम लाइन बाय लाइन याद करें तो याद करना संभव नहीं है, तो इसको कोशिश करना है कि समझ लेना है, और इसको अपने शब्दों में जाकर वहां पर लिख देना है। ठीक है, तो बताना है क्या था, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी? बताए ना थे, क्या बताए थे? जो इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी, वह क्या थी, ऑस्ट्रेलिया थी। तो ये तो सबसे बड़ी बाधा थी। वो चाहती थी कि जो दोनों है वो एकीकृत नहीं हो। जब भी इटली और जर्मनी के लोगों के द्वारा एकीकृत होने का प्रयास किया गया, अगर आंदोलन किया गया, तो उन हर होने वाले आंदोलन को
ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनी के द्वारा दबाया गया, क्योंकि वह घोर प्रतिक्रियावादी था और वह नहीं चाहता था कि लोग क्या करें, आपस में एकीकृत हो, एक दूसरे से मिले। तो जैसे ही ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनी का पतन हुआ, वैसे ही लोगों के मन में और ज्यादा मतलब कि एकीकरण का भावना आया और वहां के लोगों मिल करके इटली और जर्मनी का एकीकरण किए। जैसे कभी होता है ना कि अगर कोई एक व्यक्ति है जो दो लोगों को अलग करने का प्रयास कर रहा है, तो जितना ही उसको अलग करने का प्रयास किया जाता है, उसमें और ज्यादा एक होने की भावना बढ़ती जाती है। तो वही कहानी यहाँ पर भी हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थी? देखना है। क्या है कि जुलाई 1830 ईस्वी में, ठीक है, कब? जुलाई 1830 ईस्वी में जो लुई फिलिप था, ठीक है, ये अर्लियंस वंश का राजा था। इसने लुई फिलिप ने क्या किया कि 1830 ईस्वी में इसने क्या किया, सत्ता को हासिल कर लिया। यानी कि फ्रांस में जो सत्ता स्थापित किया गया 1830 ईस्वी में, वो किसका किया गया? अर्लियंस वंश का स्थापना किया गया। किसके द्वारा? लुई फिलिप के द्वारा। इसने जो है सो जन समर्थन से, पत्रकारों के समर्थन से इसने अपना सत्ता वहां पर स्थापित कर लिया था। ठीक है, और इसने क्या किया कि मताधिकार को मध्यम वर्ग तक पहुंचा दिया। ठीक है, इसने मताधिकार को क्या किया कि मध्यम वर्ग तक पहुंचा दिया, लेकिन साधारण जनता को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। ठीक है, जिससे जनता क्या थी? आक्रोशित थी। और ये क्रांति होने का ये कारण था। ठीक है, दूसरा कारण था कि इसकी जो नीतियां थी वो तो उदारवाद की ओर अग्रसर थी, लेकिन यह खुद ऐसा नहीं था। ये भी एक रीजन था। और यह जो है सो सभी को खुश, गणतंत्रवादी, निरंकुशवादी, ठीक है, ये सभी को खुश करने की चक्कर में, ठीक है, खुश करने की वजह से यह किसी को खुश नहीं कर पाया। और जो जनता थी वह क्रोधित होकर के ये फ्रांस के सत्ता के खिलाफ, जो राजा लुई फिलिप था उसके खिलाफ क्या किया? आंदोलन कर दिया, क्रांति कर दिया। तो रूसी क्रांति, सॉरी, तो जो 1848 ईस्वी में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसका यही कारण था। आगे है कि रूस के क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। ये भी बताए थे, रूस के किन्हीं दो कारण क्या था? दो कारण। सबसे पहला कारण तो ये था कि जो रूस का शासक था, शासक माने जो जार था, जार किसको कहा जाता है? शासक को, रूस के राजा को जार कहा जाता था। तो जो जार था, रूस का जो जार था, वह बहुत निरंकुश था। तो निरंकुश था मीन्स वह क्या है? बहुत अत्याचारी था। वह प्रजा पर बहुत सारा अत्याचार करता था। उसके समय में जो उसकी प्रजा थी उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। ठीक है, तो एक तो कि निरंकुशवादी शासक की वजह से हुआ था रूस की क्रांति, और दूसरा जो वहां के जो कृषक थे, ठीक है, कृषक मतलब जो खेती करने वाले जो कृषक थे, उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। रूस के कृषक थे, ठीक है, उसका स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुका था, क्योंकि वो पुराने तरीके से खेती करते थे और उनका उपज नहीं होता था। और उपज नहीं होने के कारण उनकी जो स्थिति थी अत्यंत दयनीय हो गई थी, जिसकी वजह से कृषकों ने भी मिलकर के इस आंदोलन में भाग लिया। खूनी रविवार क्या है ना? ये भी बताए थे कि खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, या खूनी रविवार क्या है? बताए थे कि एक लड़का को आया था एग्जाम में ये क्वेश्चन कि खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, तो उसने क्या लिखा था आंसर में? खूनी रविवार से हम बहुत समझते हैं। कोई हत्यारा आके हत्या कर देता है, कोई लुटेरा आकर लूट लेता है, कोई खूनी खून कर देता है, और यह खून रविवार को होता है, उसे हम खूनी रविवार कहते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या ऐसे लिखना है? नहीं लिखना है। तो इसमें हुआ क्या था बताए थे एक बार और। 1905 ईस्वी में, ठीक है, जो रूस और जापान का युद्ध हुआ था, उससे जो रूस की स्थिति थी अत्यंत दयनीय हो गई थी। जो वहां के कृषक वर्ग थे वह बहुत नाराज थे शासक से, क्योंकि जो लोग कृषि करते थे उनको कृषि कार्य छोड़ा करके युद्ध करने के लिए भेज दिया गया था। और इसके वजह से वहां पर खदानों की कमी आ गई थी, जिसकी वजह से जो जनता थी वह कुपित होकर सेंट पीटरबर्ग स्थित राजमहल की ओर
रोटी दो के नारे लगाते हुए जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये जो लोग जा रहे थे सेंट पीटर्सबर्ग स्थित राजमहल की ओर, रोटी दो रोटी दो रोटी दो के नारे लगाते हुए चिल्लाते हुए हजारों लोग जा रहे थे, और वैसे ही उन सारे लोगों को रोकने के लिए जो जार का सेना था, मतलब कि जो सम्राट का सेना था, जो वहां के शासक थे उसका सेना था, उसने क्या किया, गोलियों की वर्षा करा दिया ना। हजारों लोग जिसमें मारे गए, कितने लोग घायल हुए, और हजारों लोग घायल हुए, हजारों लोग मारे गए। और यह जो घटना थी रविवार के दिन की थी, अतः इसे हम क्या कहते हैं, शनि रविवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सर्वहारा वर्ग? बताना है। सर्वहारा वर्ग क्या है? सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ था, इसने क्या किया था कि पूरे समाज को दो वर्गों में बांट दिया था। एक तरफ तो वो गरीब लोग थे, गरीब मजदूर लोग थे, जो कंपनियों में मजदूरी करते थे, है ना, फैक्ट्रियों में काम करते थे। और जो दूसरा वर्ग था वो पूंजीपति वर्ग था, धनी वर्ग था। तो जो गरीब लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो मजदूर थे, जो किसान थे, जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी, जिनके लिए बुनियादी चीजें भी उपलब्ध नहीं थी, उनके लिए सही से खाना पीना उपलब्ध नहीं हो पाता था, उससे उससे जो है सो धनी जो लोग होते थे उससे मतलब घृणा करते थे। तो इन वर्गों को सर्वहारा वर्ग कहा जाता था। ऐसे देखिए, नाम से भी समझ सकते हैं सर्वहारा वर्ग। ऐसे याद रखना, अगर समझ में नहीं आएगा तो सर्वहारा वर्ग माने क्या, कि सभी तरफ से हारल वर्ग है ना, जो कि मतलब एकदम लाचार है, जिसके पास कोई भी बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, जो मजदूर है, कृषक है ना, इसको हम बोलते हैं सर्वहारा वर्ग। ठीक है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन, शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, जो शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? शीत युद्ध क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 ईस्वी में समाप्त होने के बाद एक संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था, जिसमें यह कहा गया कि जो हमारा आपसी विवाद होगा, हम उसको युद्ध के माध्यम से नहीं सुलझा करके, बातों के माध्यम से आपस में डिस्कस करके, आपस में विचार विमर्श करके उसका समाधान निकालेंगे। और उसके बाद से उन दोनों गुटों के बीच में, ठीक है, विश्व के जो दो गुट बट गए थे, एक तरफ मित्र राष्ट्र संघ था, एक तरफ क्या था, जो सोवियत संघ रूस था, और एक तरफ जर्मनी था। तो उन दोनों के बीच में क्या है कि कोई प्रत्यक्ष युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन लंबे समय तक दोनों में ईर्ष्या की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना, एक दूसरे से आगे निकलने की भावना व्याप्त रही, और इसी व्याप्त भावना को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध में क्या है कि कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होता है, लेकिन आपसी मनमुटाव बना रहता है ना, तनाव की स्थिति रहता है, इसको हम बोलते हैं शीत युद्ध। इसको कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से और भी जो प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को नोट कर लेना है। ये प्रश्न जो है सो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो लिख लेना है और याद कर लेना है। इसमें इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में देखेंगे और भी क्वेश्चन।